आज हम टोनी रॉबिन्स की जबरदस्त किताब मनी मास्टर द गेम को खंगालने वाले हैं और उसके सबसे जरूरी सबक निकालने वाले हैं। हमारे पास इस किताब का एक हिंदी सारांश है और हमारा मकसद बहुत साफ है। हमें वो 7 नियम समझने हैं जिनसे कोई भी अपनी आर्थिक आज़ादी की तरफ बढ़ सकता है। इसे सिर्फ जानना नहीं है बल्कि ये समझना है कि ये असल जिंदगी में काम कैसे करते हैं। बिल्कुल। मतलब ये एक तरह से पैसा बनाने वाली मशीन की विधि सीखने जैसा है और टोनी रॉबिन्स ने इस मशीन के 7 सबसे जरूरी पुर्जे बताए हैं। हाँ, तो चलिए इसका पहला और सबसे जरूरी पुर्जा देखते हैं जो इस पूरी मशीन का इंजन है कह सकते हैं। पहले खुद को भुगतान करो। ये सुनने में बहुत सीधा साधा लगता है ना, पे योरसेल्फ फर्स्ट। लेकिन किताब में जो गहराई है वो कमाल की है। ये सिर्फ पैसे बचाने की सलाह नहीं है, ये अपने वर्तमान स्व और भविष्य के स्व के बीच एक समझौता है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, ज्यादातर लोग अपने वर्तमान स्व को खुश करने में लगे रहते हैं, जो आज की छोटी छोटी खुशियां चाहता है, नया फोन, बाहर खाना, अगली छुट्टी। हाँ, और हमारा भविष्य का स्व बेचारा इंतजारी करता रह जाता है कि शायद महीने के अंत में कुछ बचेगा। बिल्कुल, और ज्यादातर मामलों में कुछ नहीं बचता। तो पहले खुद को पे करना असल में अपने भविष्य के स्व को एक मजबूत आवाज देने जैसा है, उसे भूखा ना रखने की गारंटी देने जैसा है। तो किताब कहती है कि जैसे ही आमदनी आए उसका एक तय हिस्सा, मान लीजिए 20%। हाँ, तुरंत निवेश के लिए अलग कर दें। आप अपने खर्चे बाकी 80% में चलाना सीखते हैं। ये पूरा का पूरा प्राथमिकता बदलने का खेल है। आप पहले अपने भविष्य की नींव रखते हैं और फिर वर्तमान की दीवारों पर पेंट करते हैं। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, अपने भविष्य को प्राथमिकता दो। लेकिन असल जिंदगी में जब महीने के अंत में बिल सामने होते हैं, बच्चों की स्कूल की फीस होती है, तब ये अनुशासन बनाए रखना लगभग नामुमकिन सा लगता है। हाँ, और इसीलिए किताब में इसका एक प्रैक्टिकल तरीका बताया गया है। क्या? तरीका बहुत शानदार है। इसे अपनी इच्छा शक्ति पर छोड़ो ही मत, इसे ऑटोमेट कर दो। ऑटोमेट? हाँ, जैसे ही सैलरी अकाउंट में आए, एक ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेट कर दो जो उस 20% को सीधे आपके इन्वेस्टमेंट अकाउंट में भेज दे। पैसा आपके हाथ में आने से पहले ही आपके भविष्य के लिए काम पर लग जाता है। जब पैसा दिखेगा ही नहीं तो उसे खर्च करने का मन भी कम करेगा, है ना? सही बात है। आप अपने आप बचे हुए पैसों में गुजारा करना सीख जाते हैं। तो ये सिस्टम बनाने के बारे में है, इच्छा शक्ति पर निर्भर रहने के बारे में नहीं। एग्जैक्टली। सही है। तो हमने मशीन का इंजन लगा दिया और ऑटोमेशन से उसमें ईंधन भी डाल दिया। लेकिन सिर्फ ईंधन डालने से तो मशीन चलेगी नहीं, उसे ताकत चाहिए। और यहीं से बात सच में दिलचस्प हो जाती है। किताब का दूसरा नियम इसी ताकत के बारे में है, जिसे अल्बर्ट आइंस्टीन दुनिया का 8वां अजूबा कहते थे, कंपाउंडिंग की शक्ति। हाँ, ये वो जादू नहीं है, ये शुद्ध गणित है। लेकिन इसके जो नतीजे हैं वो जादुई हैं। लोग इसे ब्याज पर ब्याज के रूप में जानते हैं, लेकिन ये उससे कहीं कहीं ज्यादा है। ये समय को अपना सबसे बड़ा सहयोगी बनाने की कला है। मतलब आपका पैसा आपके लिए काम करता है और फिर उस पैसे से जो पैसा बनता है वो भी आपके लिए काम करने लगता है। यह एक स्नोबॉल की तरह है। पहाड़ की चोटी पर यह छोटा सा होता है, लेकिन जैसे जैसे ये नीचे लुढ़कता है ये बड़ा और बड़ा होता जाता है। किताब में इसका एक जबरदस्त उदाहरण भी है। 2 दोस्त हैं, अमन और राहुल। हाँ। अमन 20 साल की उम्र में हर महीने 5,000 रुपए लगाना शुरू करता है और बस 10 साल बाद 30 की उम्र में लगाना बंद कर देता है। अच्छा, सिर्फ 10 साल? हाँ, उसने कुल 6 लाख रुपए निवेश किए। दूसरी तरफ राहुल है जो 30 की उम्र में शुरू करता है और 60 साल की उम्र तक हर महीने 5,000 रुपए लगाता रहता है। हाँ। उसने कुल 18 लाख रुपए निवेश किए। अब बताइए 60 की उम्र में किसके पास ज्यादा पैसा होगा? तो तर्क तो यही कहता है कि राहुल के पास होगा, उसने 3 गुना ज्यादा पैसा लगाया है। लेकिन कंपाउंडिंग का जादू यही है। अमन के पास राहुल से कहीं ज्यादा पैसा होगा। सच में? हाँ। क्यों? क्योंकि उसके शुरुआती निवेश को बढ़ने के लिए 40 साल मिले, जबकि राहुल के निवेश को सिर्फ 30 साल। वो शुरुआती 10 साल का फायदा इतना बड़ा है कि राहुल की पूरी जिंदगी की बचत भी उसकी बराबरी नहीं कर पाती। वाह, तो यही बात किताब समझाती है कि कब शुरू करना है, ये कितना शुरू करना है, इससे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। और ये एक बहुत बड़ी मानसिक बाधा को भी उजागर करता है। लोग सोचते हैं यार अभी तो मेरी कमाई कम है, जब ज्यादा होगी तब निवेश करूंगा। वो ये नहीं समझते कि शुरुआती दिनों का थोड़ा सा पैसा भी बाद के दिनों के बहुत सारे पैसे से ज्यादा शक्तिशाली होता है। तो ठीक है, हमारी मशीन चल रही है और कंपाउंडिंग से शक्तिशाली भी हो रही है। लेकिन क्या हो अगर हमारी इस चलती हुई मशीन में कोई चुपके से सेंध लगा रहा हो,
कोई ऐसा घर्षण हो जो इसकी रफ्तार को धीरे धीरे कम कर रहा हो। यहीं पर तीसरा नियम सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है, जो है छिपे हुए दुश्मनों से बचना, यानी फीस से बचना। हाँ, रॉबिन्स इसे मुनाफे का हत्यारा कहते हैं। ये वो छिपी हुई फीस होती हैं जो म्यूचुअल फंड मैनेजर, एजेंट और सलाहकार ले लेते हैं। 1 या 2% की फीस सुनने में बहुत कम लगती है। हाँ, लगता है कि क्या ही फर्क पड़ेगा। लेकिन ये कंपाउंडिंग के सिद्धांत का ठीक उल्टा प्रभाव है। इसे आप नेगेटिव कंपाउंडिंग कह सकते हैं। ये उन दीमकों की तरह है जो आपके वित्तीय घर की नींव को धीरे धीरे खोखला कर देती हैं। 30 साल की अवधि में 2% की सालाना फीस आपके कुल मुनाफे का 50% से ज्यादा हिस्सा खत्म कर सकती। 50%? ये तो बहुत ज्यादा है। तो इसका समाधान क्या है? किताब में कम लागत वाले इंडेक्स फंड का जिक्र है। आसान भाषा में ये क्या होते हैं? इसे ऐसे समझिए, ज्यादातर म्यूचुअल फंड एक्टिव फंड होते हैं। मतलब एक महंगा फंड मैनेजर होता है जो अपनी टीम के साथ बैठकर रिसर्च करता है और ये तय करता है कि कौन से शेयर्स खरीदने हैं और कौन से बेचने हैं। अच्छा, और इस पूरी टीम का खर्चा हमारी जेब से जाता है? बिल्कुल, फीस के रूप में। दूसरी तरफ इंडेक्स फंड पैसिव फंड होते हैं। ये कोई दिमाग नहीं लगाते, ये बस बाजार के एक इंडेक्स जैसे भारत में निफ्टी 50 की नकल करते हैं। क्योंकि कोई महंगा मैनेजर बैठ के शेयर नहीं चुन रहा होता, इनकी फीस बहुत ही कम, लगभग न के बराबर होती है। और क्या ये काम करते हैं? मतलब क्या एक स्मार्ट मैनेजर बाजार से बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकता? यही तो सबसे दिलचस्प बात है। डेटा ये दिखाते हैं कि लंबे समय में 90% से ज्यादा एक्टिव फंड मैनेजर अपने इंडेक्स को भी नहीं हरा पाते, खासतौर पर जब उनकी मोटी फीस को भी हिसाब में ले लिया जाए। तो आप ज्यादा फीस देकर भी कम रिटर्न पा रहे हैं। तो रॉबिन्स कहते हैं कि कम लागत वाले इंडेक्स फंड आम निवेशक के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। हाँ, बिल्कुल। बहुत सही। तो कम फीस का मतलब है कि हमारी मशीन बिना किसी घर्षण के पूरी क्षमता से चल रही है। लेकिन तूफान का क्या, बाजार में उतार चढ़ाव तो आते ही हैं। अपनी मशीन को अचानक होने वाले किसी क्रैश या बड़े झटके से कैसे बचाया जाए, ये हमें चौथे नियम पर लाता है, रिस्क को कंट्रोल करो। और इसका सबसे कारगर तरीका है विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन। ये एक बहुत पुरानी कहावत है, अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। हाँ, ये तो सुना है। किताब इसे एक कदम आगे ले जाती है। ये सिर्फ अलग अलग स्टॉक खरीदने के बारे में नहीं है, बल्कि अलग अलग तरह की संपत्ति, मतलब एसेट क्लासेस में निवेश करने के बारे में है। इसे किसी उदाहरण से समझाएंगे? जरूर। इसे ऐसे समझिए कि आप एक ही नाव में सारा सामान लेकर नदी पार नहीं कर रहे हैं। आपने अपना सामान 4-5 अलग अलग नाव में बांट दिया है। एक नाव है स्टॉक की, जो बहुत तेजी से जा सकती है लेकिन तूफान में पलट भी सकती है। एक नाव है सरकारी बॉन्ड्स की, जो धीरे चलती है पर बहुत सुरक्षित है। एक नाव सोने की है और एक नाव शायद प्रॉपर्टी की है। अच्छा। अब अगर स्टॉक मार्केट रूपी नाव में छेद भी हो जाए और वो डूबने लगे, तो भी आपका सारा सामान नहीं डूबेगा। आपकी बाकी नावें आपको सुरक्षित किनारे पहुंचा देंगी। तो ये जोखिम को खत्म करने के बारे में नहीं है, बल्कि उसे फैलाने के बारे में है, ताकि एक जगह का नुकसान दूसरी जगह के फायदे से संतुलित हो जाए। बिल्कुल। ये आपके वित्तीय जहाज के लिए एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। ये आपको रातों रात अमीर नहीं बनाएगा, लेकिन ये आपको रातों रात गरीब होने से भी बचाएगा। और लंबे समय तक खेल में बने रहना ही जीतने का सबसे बड़ा राज है। तो अब हमारी मशीन बन गई है, सुरक्षित है और कुशलता से चल रही है। लेकिन इस सब का अंतिम लक्ष्य क्या है? सिर्फ एक बड़ी मशीन बनाना? नहीं। लक्ष्य है एक ऐसी मशीन बनाना जो हमारे लिए काम करे, ताकि हमें काम ना करना पड़े। और ये हमें 5वें और शायद सबसे रोमांचक नियम पर लाता है, पैसिव इनकम बनाओ। यहाँ सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। हम सब एक्टिव इनकम की दुनिया में पले बड़े हैं, जहां हम अपना समय और मेहनत बेचकर पैसा कमाते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, कर्मचारी सब यही करते हैं। अगर आप काम पर नहीं गए तो पैसा नहीं आएगा। सही बात है। लेकिन पैसिव इनकम संपत्ति आधारित कमाई है। आप ऐसे सिस्टम या संपत्ति बनाते हैं जो आपके लिए पैसा कमाते हैं, चाहे आप काम कर रहे हों, सो रहे हों या छुट्टियों पर हों। किताब में इसके कुछ उदाहरण भी दिए हैं, जैसे किराए से होने वाली आय, शेयरों से मिलने वाला डिविडेंड, या फिर कोई ऑनलाइन बिजनेस जैसे यूट्यूब चैनल। हाँ, जो आपके सोने के बाद भी आपके लिए कमाई करता है। मुझे वो बात बहुत अच्छी लगी जो किताब में कही गई है, एक आय स्रोत खतरा है जबकि कई आय स्रोत सुरक्षा है। और यही सच्ची वित्तीय स्वतंत्रता का आधार है। टोनी रॉबिन्स के अनुसार आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र तब होते हैं जब आपकी पैसिव इनकम आपके महीने के खर्चों से ज्यादा हो जाती है।
उस दिन आपको पैसे के लिए काम करने की जरूरत नहीं रहती। आप काम इसलिए करते हैं क्योंकि आप करना चाहते हैं, इसलिए नहीं कि आपको करना पड़ता है। आपकी बनाई हुई मशीन अब आपका पूरा खर्च उठा रही है। यह एक बेहतरीन लक्ष्य है, लेकिन ये सब कागज पर बहुत अच्छा लगता है। पर टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि इस मशीन का सबसे बड़ा दुश्मन बाजार या अर्थव्यवस्था नहीं है, बल्कि इसका ऑपरेटर है, यानी हम खुद। यह हमें छठे नियम पर लाता है, अपनी भावनाओं को काबू में रखो। ये व्यावहारिक वित्त का मूल सिद्धांत है। निवेशक का सबसे बड़ा दुश्मन वो खुद होता है। हमारा दिमाग लाखों सालों के विकास ने हमें अल्पकालिक खतरों से बचने और तत्काल पुरस्कार पाने के लिए डिजाइन किया है, और यह शेयर बाजार में हमें बर्बाद कर देता है। बिल्कुल। दो सबसे बड़ी भावनाएं हैं, डर और लालच। जब बाजार तेजी से गिरता है तो हमारा दिमाग चिल्लाता है, खतरा, सब कुछ बेचकर भागो, और लोग घबराकर अपने अच्छे निवेश को नुकसान में बेच देते हैं। और जब बाजार बहुत तेजी से ऊपर जा रहा होता है तो लालच हावी हो जाता है। हाँ, मैं मौका चूक रहा हूं, जल्दी से और खरीदो, और लोग ऊंचे दामों पर खरीद लेते हैं। वे हमेशा गलत समय पर गलत काम करते हैं, सिर्फ अपनी भावनाओं की वजह से। तो इसका इलाज क्या है? हम अपनी भावनाओं को बंद तो नहीं कर सकते। आप उन्हें बंद नहीं कर सकते, लेकिन आप एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जो आपको भावनाओं के आधार पर निर्णय लेने से रोके। और वो सिस्टम है एक पहले से बना हुआ प्लान, जो भावनाओं के ज्वार के खिलाफ एक लंगर का काम करता है। यह तर्क को आवेग पर प्राथमिकता देना है। सही। जब सब डर रहे हों, तब आपका प्लान आपको याद दिलाता है कि यह खरीदने का समय है। जब सब लालची हो रहे हों, तब आपका प्लान आपको रुकने के लिए कहता है। और ये बात हमें सीधे 7वें और आखिरी नियम पर ले आती है, जो इन सभी पुर्जों को एक साथ जोड़कर हमारी मशीन का ब्लूप्रिंट तैयार करता है, एक फाइनेंशियल फ्रीडम प्लान बनाना। बिल्कुल। बिना प्लान के पहले के 6 नियम बिखरे हुए औजारों की तरह हैं। एक हथौड़ा, एक पेचकस, आप उनसे कुछ भी नहीं बना सकते। एक प्लान इन सभी औजारों को एक साथ लाता है और आपको एक मजबूत इमारत बनाने का नक्शा देता है। ये अमीर बनने जैसे अस्पष्ट सपने को एक ठोस, कार्यवाही योग्य रोडमैप में बदल देता है। हाँ, किताब में इसके लिए 4 सीधे कदम बताए गए हैं। पहला, ये तय करें कि आपको आज़ादी के लिए कितना पैसा चाहिए। अपना फ्रीडम नंबर कैलकुलेट करें। दूसरा, ईमानदारी से देखें कि आप हर महीने कितना निवेश कर सकते हैं। तीसरा, अपनी जोखिम लेने की क्षमता के अनुसार तय करें कि आप कहाँ निवेश करेंगे, आपका एसेट एलोकेशन क्या होगा। और चौथा, एक लक्ष्य तय करें कि आप कब रिटायर होना चाहते हैं। और संदेश साफ है, जिसके पास प्लान है वो मंजिल पर पहुंचेगा, जिसके पास नहीं है वो बस भटकता रहेगा। जब आपके पास एक स्पष्ट योजना होती है तो रास्ते में आने वाले बाजार के उतार चढ़ाव आपको अपने रास्ते से भटका नहीं पाते। आपको पता होता है कि आप कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। यह आपके वित्तीय जीवन को एक मकसद देता है। तो इस पूरी चर्चा का सार ये है कि पैसे कमाना एक बात है, लेकिन उस पैसे को अपने लिए काम करने वाली एक मशीन में बदलना बिल्कुल दूसरी बात है। ये 7 नियम उस मशीन के 7 सबसे जरूरी पुर्जे हैं। बिल्कुल। पहले खुद को पे करके आप मशीन में ईंधन डालते हैं, कंपाउंडिंग से उसे ताकत देते हैं, फीस से बचकर उसे कुशल बनाते हैं, डाइवर्सिफाई करके उसे सुरक्षित करते हैं, पैसिव इनकम से उसे ऑटोमेटिक बनाते हैं, भावनाओं पर काबू रखकर आप एक अच्छे ऑपरेटर बनते हैं, और एक प्लान बनाकर आप उसका ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। बहुत अच्छा सारांश है। तो इन सभी नियमों को जानने के बाद अब सोचने वाली बात यह है कि अगर ये सिद्धांत इतने सरल और शक्तिशाली हैं, तो वो सबसे बड़ी मानसिक या व्यवहारिक बाधा क्या है जो ज्यादातर लोगों को इन्हें लगातार अपनाने से रोकती है।